नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आई कांट बिलीव कि मैं जो एक बातों बातों में जो एक मेरा ड्रीम था, जो मैंने नरेट किया है मेरे काफ़ी सारे प्रीवियस वीडियोस में, जो मेरे चैनल्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, बहुत पहले से फॉलो करते हैं, उनको पता होगा ये चीज़ कि मैंने एक चीज़ हमेशा बोला था। हालांकि बहुत सारे इंडियंस जो है आपस में बटे हुए हैं, कोई कहते हैं कि हमें यूएस का साइड लेना चाहिए, कोई कहते हैं हमें रशिया का साइड लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला था कि इंडिया का अपना एक ब्लॉक होना चाहिए था। अगर इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम अपना एक जिस तरीके से ब्लॉक क्रिएट किया था, और उसका मेन पर्पस ही था कि हमें किसी भी कैंप में किसी दबाव में नहीं जाना है, अपने मर्जी से जो फैसला है वो लेना है। तो अगर उस टाइम पे इंडिया कर सकता है तो अभी क्यों नहीं। और ऐसा चीज़ जो है, इसके लिए सिर्फ इंडिया की अंडरस्टैंडिंग नहीं, जो आसियान कंट्रीज़ है और जो अच्छे कंट्रीज़ है जो कि इंडिया के साथ एक अच्छा साझेदार बन सकता है, जैसे कि जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब देश जो है, साउथ कोरिया भी जो है होना चाहिए था। हालांकि वो लोग वेस्टर्न कल्चर से कुछ ज़्यादा ही बंधे हुए हैं, बट आई होप कि जो कि रैशनल डेमोक्रेसीज है जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, ये लोग मिलके इंडिया ऑन द लीडर सुपरविजन ऑफ इंडिया एक ऐसा ग्रुप हो जो कि ना तो अमेरिकन पैरों तले दबे और ना ही रूस तो उतना भी नहीं दबा था, बट एट द सेम टाइम कि रशिया के साथ हमारा जिस तरीके से एक पैसिव सपोर्ट था वो हम दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम अमेरिका को दबाए तभी जाके जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड बन सकता है। तो थैंक्स टू ट्रम्प पॉलिसीज़ ये सब चीज़ हो पा रहा है। और इवन ये जो थाईलैंड मीडिया की जो रिपोर्ट है, यहाँ पे भी इन्होंने बिल्कुल यही चीज़ कहा है कि ना तो चाइनीज़ ब्लॉक और ना ही यूएस ब्लॉक, अब क्योंकि इंडिया के सपोर्ट से हम एक तीसरा ब्लॉक बना सकते हैं जो अपने मन मर्जी मुताबिक जो है हम चल पाए। और इस ब्लॉक का मेन पर्पस ही होगा कि हमें किसी से भी बुली नहीं होगा। दिस ब्लॉक विल बी स्पेशली डिजाइन टू काउंटर द बुलीज। इवन कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे थाईलैंड के जो लोग हैं वो इंडिया को लेके काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। पर अनफॉर्चुनेटली ये भी कहना पड़ेगा कि बहुत सारे इंडियंस जो है आजकल थाईलैंड में, मतलब ओवरऑल इंडिया बहुत सारे देशों में जाके अब गंद तो मचा ही रहे हैं, इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। थाईलैंड इज़ नो एक्सेप्शन। थाईलैंड में इनफैक्ट ज़्यादा है क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है टर्की बेस्ड इकोनॉमी हो चुका है वहाँ पे, आपको सबको ही पता है। तो ये जो लेडी बॉय की इमेज है, आई थिंक ये भी एक काउंटर अच्छे तरीके से थाईलैंड को सोचना चाहिए कि क्यों इतने सारे लड़की बनते हैं। बहुत सारे लोग लड़के जो है पैसे कमाने के लिए भी ये सब चीज़ करते हैं। तो आई होप कि ये जो मसाज है और ये एग्जॉटिक, ये एक ओवरऑल एक सेक्सुअल इकोनॉमी जो थाईलैंड बन चुकी है, इससे छुटकारा पाके थाईलैंड जो है एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करे। और ये थाईलैंड के नाम सुन के हमारे देश के अंदर से जो जाते हैं, मतलब गाली आ रहा था, मैं अभी क्या ही बोलूँ। तो ये जो ठरकी अंकल्स है इनका भी कुछ करना पड़ेगा। अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरकार इफेक्टिवली, अगर मतलब ये ज़्यादा कुछ करने का भी नहीं है, एक कमीशन या फिर एक बॉडी अगर बनाए जो कि फॉरेन में जो इंडिया से काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से ब्लेंड करना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे नहीं करना है, क्या क्या जो है गंदगी कैसे नहीं फैलाना है, ये सब चीज़ अपने से भी आता है। और अगर स्पेशली एक बॉडी रखा जाए, कमीशन रखा जाए, क्योंकि जो बाहर में काम करने के लिए जा रहे हैं उनको स्पेसिफिकली ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के अंदर तो खैर गंद मचा के ही रखा है ये लोगों ने। इंडिया के अंदर भी ये बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होना चाहिए। कोई भी रास्ते में रैपर वगैरह फेंके तो उसके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो है फाइन्स होना चाहिए। अगर कोरोना के टाइम लाठी वगैरह से इस तरीके से जो है जो बाहर निकल रहे थे, इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस था, तो इस चीज़ के लिए हम क्यों रूल्स रेगुलेशन नहीं कर सकते हैं एक दिन में। मतलब ये रातों रात ये चीज़ जो है हर चीज़ बदल सकता है, चेंज हो सकता है अगर स्ट्रिक्ट लॉ इंप्लीमेंट किया जाए। मेरे हाथ में होता तो मैं खुद अभी इस टाइम बना था कि मैं स्कैन कर करके जो वर्कर्स या फिर जो जा रहे हैं वहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को ही सिर्फ वहाँ पे भेजता। तो एनीवेज अभी जो है थाईलैंड की रिपोर्टिंग देखते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। มาเรื่องแล้วครับในกำลังที่ทุกคนกำลังจับตาดูเกมการเมืองระหว่างจีนกับอเมริกา
यह कहानी है जिस पर सबकी नजर है। जब लोग चीन और अमेरिका के पॉलिटिकल गेम्स देख रहे थे, तभी थाईलैंड ने एक बड़ा कदम उठाया है। ये एशिया की ताकत का पूरा संतुलन बदल सकता है। हाल ही में थाई सैनिकों ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत के साथ 2 हफ्ते तक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस किया। ये घटना हमारे पड़ोसियों को साफ संदेश देती है, जो सोचते हैं कि वे मनमानी कर सकते हैं। ये बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों के लिए भी संकेत है कि थाईलैंड अब केवल हवा में झुकने वाला बांस नहीं है। हम अब वैश्विक ताकत का तीसरा स्तंभ बना रहे हैं, और यह वीडियो उसी की कहानी बताता है। สามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับ สวัสดีครับ हेलो, स्वागत है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट लाइव चैनल में, जहां हम रियल एस्टेट की बातें करते हैं। अगर आपको रियल एस्टेट पसंद है तो आप मुझे यहीं पाएंगे। मैं किम प्रॉपर्टी का नया कर्मचारी हूं और अजर नपंग का शिष्य भी हूं। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं जिसके बारे में पहले बताया था, थाई सेना की विश्व स्तर पर सफलता का सिलसिला। पिछली क्लिप में हमने देखा था कि थाई सैनिकों की क्षमता ने दुनिया को चौंका दिया। यह क्षमता हमें जियोपॉलिटिक्स में सौदेबाजी की ताकत देती है। अतीत में हमारे जैसे मीडियम साइज के देश के लिए मुश्किल यह थी कि हमें हमेशा अमेरिका और चीन जैसे 2 दिग्गजों के बीच संतुलन बनाना पड़ता था। जैसे कोई बांस का पेड़ हवा में झुकता है, वैसे ही हमें जिस तरफ ताकत ज्यादा होती उसी ओर झुकना पड़ता था, बस जीने के लिए। यही हाल हमारे पड़ोसी कंबोडिया का हुआ, जिसने अंततः चीन का साथ चुना और वहां एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी, जिसे चीनी वॉरशिप्स का पूरा समर्थन मिला। बहुत से लोग मानते हैं कि इससे चीन के प्रभाव का दरवाजा खुल गया है। อ่าวไทยแบบเต็มๆเกมมันดูเหมือนจะถูกเซตไว้แบบนี้ चीन अब थाईलैंड की खाड़ी में पूरा प्रभाव जमाने की ओर बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि थाईलैंड को लंबे समय से संतुलन बनाए रखना पड़ रहा था, जबकि कंबोडिया पहले ही चीन की तरफ झुक चुका है और उसे मजबूत मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अब थाईलैंड ने ऐलान किया है कि वह पहले वाला खेल नहीं खेलेगा। असल बदलाव की शुरुआत हुई एक्सरसाइज मैत्री 14 से। यह थाई सेना और भारतीय सेना के बीच हर साल होने वाला जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है, जो इस बार 1 से 14 सितंबर तक भारत के मेघालय राज्य में 2 हफ्तों तक चला। इसमें थाईलैंड ने अपनी पहली इन्फेंट्री डिवीजन और 14वीं इन्फेंट्री के जवानों को भेजा और वे भारतीय सैनिकों के साथ शामिल हुए। इस प्रशिक्षण का मुख्य विषय था यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के तहत सेमी अर्बन एरियाज में इंटेंस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह तो हर साल का अभ्यास है, लेकिन वास्तव में इसका महत्व कहीं ज्यादा है। ये दुनिया को एक साफ और मजबूत संदेश है। เลือกที่จะยืนอยู่ข้างไทยครับ แล้วทำไมการที่อินเดียเลือกเรามันถึงสำคัญขนาดนั้น दुनिया की नई महाशक्तियों में से एक भारत ने थाईलैंड के साथ खड़े होने का फैसला किया है। लेकिन भारत हमें इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है? आइए अपने नए साथी की ताकत को देखें। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है, जो केवल अमेरिका, रूस और चीन से पीछे है। भारत का रक्षा बजट 86 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो दुनिया में चौथे स्थान पर आता है। भारत के पास 50 लाख से ज्यादा सैनिक, रिजर्व समेत 2200 से अधिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। यही वह ताकत है जिसके साथ हम अब जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ ही भारत आज की दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमिक ड्रैगन शक्तियों में से एक है। जब ग्लोबल इकोनॉमी संकट से जूझ रही है, तब भारत विकास की प्रमुख इंजन बनकर उभर रहा है। IMF ने अनुमान लगाया है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ेगी। อินเดียครับ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียจะโตถึง 6.4% ทั้งในปี 2025 และ 2026 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกและสูงกว่าจีนแบบคนละเรื่องเลยทีเดียว और 2026 में भी भारत की विकास दर दुनिया के औसत से अधिक रहने की उम्मीद है, यहाँ तक कि चीन से भी ज्यादा। यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। 2025 में इंडियन इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। इसलिए भारत से हाथ मिलाना केवल सैन्य सहयोग की बात नहीं है, यह ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत बड़े अवसरों का संकेत है। अब से हमने अपना रास्ता चुना है, एक नए और मजबूत साथी का साथ पकड़ा है, और यह साझेदारी दूसरों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह घोषणा है कि अब थाईलैंड के पास एक नया विकल्प है। हमें अब सिर्फ 2 दिग्गजों के बीच ही संतुलन नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे पास एक और ऐसा साथी है जिसके पास अपार शक्ति और समर्थन है।
इसका मतलब है कि अब जो भी हमारे साथ हाथ मिलाएगा या बातचीत करेगा उसे बहुत सोच समझकर करना होगा। और सबसे अहम बात, थाईलैंड अब केवल हवा से झुकने वाला बांस नहीं है। ลมอีกต่อไปแต่เราต้องบอกว่าเรากำลังสร้างเสาหลักที่3ขึ้นมา लेकिन हमें कहना होगा कि थाईलैंड अब शक्ति का थर्ड पिलर बना रहा है। तो भारत हमारे साथ हाथ क्यों मिलाना चाहता है? इसका जवाब उसकी पॉलिसी एक्ट ईस्ट में है। यह पॉलिसी 1990 के दशक में लुक ईस्ट नाम से शुरू हुई थी, जिसका ध्यान मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर था। बाद में प्रधानमंत्री मोदी के दौर में इसे अपग्रेड किया गया और एक्ट ईस्ट बनाया गया, यानी केवल देखना नहीं बल्कि सक्रिय रूप से कदम उठाना। इसका साफ उद्देश्य है सहयोग बढ़ाना और भरोसा मजबूत करना, ताकि क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन किया जा सके। इस नीति के केंद्र में भारत थाईलैंड को आसियान का सबसे महत्वपूर्ण देश मानता है। हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन अहम है। हम अंडमान सागर से लगे हैं और भारत म्यांमार थाईलैंड ट्रिलेटरल हाईवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का मुख्य जोड़ बिंदु है। इसी साल अप्रैल में दोनों देशों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ा दिया। भारत इतनी तेजी से इस दिशा में बढ़ रहा है क्योंकि उसका चीन से भी टकराव है, चाहे हिमालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमा विवाद हो या फिर इंडियन ओशन में चीन का प्रभाव, जिसमें म्यांमार के रखाइन स्टेट में उसका नौसैनिक अड्डा भी शामिल है। ทั้งเรื่องพรมแดนบนเทือกเขาหิมาลัยและการที่จีนเข้ามามีอิทธิพลในมหาสมุทรอินเดียผ่านฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชานี่แหละครับ कंबोडिया की स्थिति ये दिखाती है कि थाईलैंड अब सौदेबाजी की कला में एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। जैसा कि पिछली क्लिप में कहा गया था, थाई सेना की क्षमता उम्मीद से कहीं अधिक है और हम अपने हथियार भी खुद बना सकते हैं। इससे हमें सौदेबाजी की ताकत मिलती है। आज हमें केवल चीन या अमेरिका में से किसी एक के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। हम अब अगले स्तर पर पहुंच चुके हैं। हम न केवल अपनी निर्भरता घटा रहे हैं बल्कि एक नया विकल्प, अपनी खुद की रणनीति भी बना रहे हैं। थाईलैंड अब सिर्फ हवा में झुकने वाला बांस नहीं है। एक समझदार स्ट्रेटेजी ये है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखे जाएं। इसलिए हम अमेरिका, जो पहला स्तंभ है, के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं और चीन, जो दूसरा स्तंभ है, के साथ भी नजदीकी सहयोग रखते हैं। लेकिन अब हमने तीसरा मजबूत स्तंभ बनाया है, भारत। यही नई शक्ति संतुलन का खेल बदल रही है। แบบนี้มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยครับกัมพูชาหนาวแน่การที่กัมพูชาเลือกที่จะปลูกตัวเองไว้กับจีนอย่างเดียว स्पष्ट है कि कंबोडिया अब अलग थलग महसूस कर रहा है। कंबोडिया ने खुद को केवल चीन के साथ जोड़ने का रास्ता चुना है। लेकिन जब थाईलैंड भारत से हाथ मिलाता है, जो चीन का सीधा प्रतिद्वंद्वी है, तो यह संदेश जाता है कि इस खेल में केवल दो खिलाड़ी नहीं हैं। म्यांमार से होकर कंबोडिया तक जाने वाला भारतीय हाईवे प्रोजेक्ट ये साफ संकेत है कि किसी एक पक्ष को चुनने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अब चीन और अमेरिका दोनों को थाईलैंड के नए रुख का दोबारा आकलन करना होगा। अमेरिका को हमें ज्यादा लाड प्यार करना पड़ेगा ताकि हम पूरी तरह चीन की तरफ न झुकें, और चीन को भी अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए बेहतर शर्तें देनी होंगी, क्योंकि अब थाईलैंड के पीछे चौथी वैश्विक शक्ति का सपोर्ट है जो इस क्षेत्र में बढ़ती भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये बहुत समझदारी भरा खेल है जिससे थाईलैंड के हाथ में और ज्यादा पत्ते आ गए हैं। มากขึ้นนี่คือการเดินเกมที่ฉลาดมากครับมันทำให้ไทยมีไพ่ในมือมากขึ้นมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือ इससे थाईलैंड की सौदेबाजी की ताकत और मजबूत होती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने फायदे के लिए तय करने की आजादी देता है। संक्षेप में, हाइबेरी 14 सिर्फ एक साधारण मिलिट्री ड्रिल नहीं है। ये थाईलैंड और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग की घोषणा है, जिसमें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक सुपर पावर एक साथ जुड़ रहे हैं। यह कदम पूरे रीजन को हिला रहा है और कंबोडिया, जो सिर्फ चीन से जुड़ा हुआ है, उसे असहज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यह साबित करता है कि थाईलैंड की स्ट्रेटेजी अब हवा में हिलते बांस जैसी अस्थिर नहीं रही। हम अब ग्लोबल पावर का तीसरा स्तंभ बना रहे हैं, जो हमारी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाता है और देश के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। यही असली पॉलिटिकल साइंस है। थाईलैंड अब सिर्फ फॉलोवर नहीं बल्कि एक अहम खिलाड़ी बन रहा है। अंत तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आई हो तो फॉलो करना ना भूलें। แอดมาที่ Line @Kim Property Life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ सबसे पहले ब्लेड ज़ियाटे ने लिखा है कि कमांडर की टीम सही समय पर आई, मजबूत, बहादुर, सक्षम और बुद्धिमान। ये टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उसके बाद ओरिजिनल थाईलैंड ने लिखा है
कि जहां तक मैं देख और समझ रहा हूं, भारत थाईलैंड का समर्थन करता है। भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद चायटन ने लिखा है कि थाईलैंड के खेल को आसान बनाने वाली हर चीज थाई संस्कृति, स्वभाव, परंपरा और रणनीति से जुड़ी है। यही कारण है कि थाई राजनयिकों के लिए विदेशी खेल खेलना आसान हो जाता है। थाई कूटनीति पहले से ही बुद्धिमान है। उसके बाद प्रिया पोरन कीवमा ने लिखा है कि यदि संभव हो तो मैं शक्तिशाली थाई राजनीति की कामना करता हूं। सेना की मदद करने से अधिक लाभ की उम्मीद मत रखो, हथियार बनाओ, भारत का विकास जारी रखो। उसके बाद ओमपॉर्न ने लिखा है कि बहुत अच्छा, हमारी थाई सेना बहुत चालाक और सैन्य रणनीति में निपुण है। भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। भारत के साथ मिलिट्री अलायंस बनाना बहुत लाभकारी है। थाईलैंड इस तरह मध्य मार्ग अपना रहा है। यह सही है। हम हर देश के साथ दोस्ती कर सकते हैं, केवल कंबोडिया को छोड़कर। उसके बाद ग्रैंड सिल्वर जुवेलरी स्टूटी 9038 ने लिखा है कि भारत के पास होममेड वेपन्स हैं, जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल हैं। उसके बाद क्राइपॉप नियमसुक 9038 ने लिखा है कि मुझे अमेरिका से ज्यादा भारत पसंद है। उसके बाद किरणाई ने लिखा है कि हाल ही में भारत ने भी स्पष्ट रूप से थाईलैंड का समर्थन किया है। हम दोस्त बन सकते हैं। अगर कोई दोस्ती का प्रस्ताव देता है और उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो हम दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि हमें सहयोगियों की आवश्यकता है। जब हमें कंबोडिया जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, अगर हम न्यूट्रल रहें और हमारे पास कोई साथी ना हो तो हम टिक नहीं सकते। वास्तव में किसी को यह फर्क नहीं पड़ता कि सही कौन है और गलत कौन। देखें, जब कंबोडिया यूनाइटेड नेशंस गया तो उसने मीठी मुस्कान दी और तस्वीरें खिंचवाईं। उसके बाद चाणोक नुकुलमान ने लिखा है कि भारत अच्छा, ईमानदार और थाईलैंड का सम्मान करने वाला देश है। लव इंडिया। उसके बाद लेवेंडर ने लिखा है कि वाह, भारत, जापान, इंडोनेशिया ये सभी बड़े भाई हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ ट्रेनिंग ले रहा है। उसके बाद थराकानून सिंह ने लिखा है कि भारत अभी भी एशिया में थाई लोगों के प्रति अच्छा है। उसके बाद थनिन खाम ने लिखा है कि मुझे वास्तव में यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पसंद है। उन्होंने भारत को फ्रंट लाइन में लाया है और किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। यहां तक कि अमेरिका भी, जो सबसे बड़ा भाई है, भारत पर उंगली नहीं उठा सकता। उसके बाद जियोई होहो ने लिखा है कि जब वियतनाम ने हमला किया तब अमेरिकी पिलर ने हमारी मदद नहीं की और हमें हथियारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। अब यह थाई और पीपुल्स पार्टी का समर्थन कर रहा है ताकि वे सरकार को पलट सकें। उसके बाद बॉबी बॉय ने लिखा है कि थाई और भारतीय सेनाएं लगभग 10 दिन से 7 प्रशिक्षण ले रही हैं और इसे 3 दिनों में समाप्त होना चाहिए। उसके बाद सीटापवांग ने लिखा है कि बाय ऑयल फ्रॉम इंडिया, इट शुड बी चीपर। उसके बाद फोचानामस ख्वान खान ने लिखा है कि थाईलैंड को जापान, भारत और इजराइल के साथ मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट के उत्पादन में अलायंस स्थापित करना चाहिए ताकि मिलिट्री डेवलपमेंट हो और थाई लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी सुनिश्चित हो सके। उसके बाद सुकिपकू ने लिखा है कि थाई कल्चर की नींव वह होगी जो अभी भी भारत से जुड़ी है, जबकि चीन थाई नेशनलिटी और पूर्व विदेश थाई लोगों के काम के माध्यम से जुड़ा है, जिन्होंने पहले चीन को पैसा भेजा करते थे। जहां तक अमेरिका की बात है, इसने कभी थाईलैंड की मदद की थी ताकि लाओस, वियतनाम और कंबोडिया में फैल रहे कम्युनिज्म का मुकाबला किया जा सके। इसीलिए हमें इन देशों के साथ अपनी मित्रता बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद नारिसन ने लिखा है कि भारत बहुत ईमानदार है। लोग सैनिक बनना चाहते हैं, वे सिलेक्शन को बहुत कठिन बना देते हैं। मैंने भारतीय सैनिक बनने के बारे में एक क्लिप देखी है। ये बहुत कठिन है। केवल आवेदन करने के लिए ही कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उसके बाद नखरिन फुचंथा ने लिखा है कि एक और समस्या यह है कि भारत के पास कश्मीर को लेकर विवाद है, जो थाईलैंड के जैसी स्थिति है। वे शायद थाईलैंड की तरह पूरी तरह से क्षेत्र को वापस पाने के लिए युद्ध का उपयोग करना चाहते हैं। उसके बाद पीपजुंगी डब्ल्यूफ ने लिखा है कि आप हर देश के प्रति दोस्ताना व्यवहार कर सकते हैं। ये बहुत कठिन है, लेकिन आपको इसे करना होगा। आपको खुद का ध्यान रखना आना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए और बदलते मूड वाले नहीं होना